45.6%। गौर कीजिएगा इस नंबर पर। ये सिर्फ कोई रैंडम डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है कि भारत में सेक्शन 498A यानी क्रूरता के लगभग आधे मामले बिना किसी फाइनल फैसले के बस हमारी अदालती व्यवस्था में अटके पड़े हैं। आज के इस खास एनालिसिस में हम इसी पेंडेंसी को डिकोड करेंगे, एक लीगल मेंटर की तरह, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और ई-कोर्ट्स इंडिया के डेटा के आधार पर समझेंगे कि आखिर पारिवारिक विवादों में इतना भारी जुडिशियल ट्रैफिक जैम क्यों लग जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, कानूनी रूप से इन मामलों से बाहर निकलने का सबसे सही और प्रैक्टिकल रास्ता आखिर क्या है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात पेंडेंसी के संकट की, फिर हम अलग अलग हाईकोर्ट्स का कंपैरिजन देखेंगे। इसके बाद बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इस पर क्या असर हुआ है, और फिर समझेंगे पैरेलल लिटिगेशन यानी समानांतर मुकदमों का खेल। आखिर में जानेंगे नए कानून BNSS में हुए बदलाव और इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने की सबसे बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 498A पेंडेंसी क्राइसिस। तो समस्या आखिर कितनी बड़ी है? ई-कोर्ट्स डेटाबेस में 498A के 3,04,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 45.6% मामले अभी भी पेंडिंग है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हर 2 में से लगभग एक मामला आज भी अदालतों की फाइलों में जिंदा है। कुछ शायद कुछ हफ्ते पुराने हो और कुछ तो दशकों से बस तारीख पे तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक ग्रिडलॉक है। इसे एक आसान से ट्रैफिक जैम के एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पेंडिंग मामले हैं ना, वो उन गाड़ियों की तरह है जो एक ऐसे जुडिशियल ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं जिसका कोई एंड नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि 498A मूल रूप से एक नॉन कंपाउंडेबल यानी गैर समझौता योग्य अपराध है। मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास इस जाम से बाहर निकालने का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। दूसरी तरफ निपटाए गए या डिस्पोज्ड मामले वो गाड़ियां हैं जिन्हें हाईवे से बाहर निकलने का सही रैंप मिल गया, यानी वो मामले जो सफलतापूर्वक सेटल हो गए। सेक्शन 2 हाई कोर्ट्स के मुकदमों का कंपैरिजन। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रैफिक जैम पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अगर हम अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स का डेटा देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। एक तरफ केरला और कर्नाटका हाई कोर्ट्स हैं जिनका डिस्पोजल रेट लगभग 100% है। केरल तो 99.97% के साथ सबसे आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को देखिए, वहां डिस्पोजल रेट सिर्फ 77% है और पूरे देश के 498A मुकदमों में से करीब 40,000 रिकॉर्ड्स अकेले इसी अदालत में पेंडिंग है। ये भारी अंतर साफ दिखाता है कि कुछ अदालतों पर कितना ज्यादा बोझ है। सेक्शन 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। अदालतों में मुकदमों की ये बाढ़ और इनका ट्रेंड सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से जुड़ा हुआ है। समय के साथ ये एक पेंडुलम की तरह झूलता रहा है। 2003 में BS जोशी केस ने समझौते के आधार पर केस रद्द करने का रास्ता साफ किया। फिर 2014 में अरनेश कुमार जजमेंट से ऑटोमेटिक गिरफ्तारी पर रोक लग गई। इसके बाद 2017 में राजेश शर्मा केस आया जिसने शिकायतों को फिल्टर करने के लिए कमेटियां बना दी। लेकिन ठीक 1 साल बाद 2018 में सोशल एक्शन फोरम के फैसले ने उन कमेटियों को हटा दिया। इससे शिकायत दर्ज करना फिर से बहुत आसान हो गया। और इन फैसलों का इम्पैक्ट इस डेटा में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2017 में फाइल किए गए मामले करीब 16,000 थे, लेकिन 2018 में जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटियां हटीं, अचानक से मामलों में 57% का भारी उछाल आ गया और ये नंबर 25,000 क्रॉस कर गया। उसके बाद 2020 में जो बड़ी गिरावट आई, वो तो हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक यानी महामारी की वजह से अदालतें बंद होने का नतीजा थी। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेक्शन 4 पैरेलल लिटिगेशन प्लेबुक। अब थोड़ा कोर्ट रूम्स के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स असल में इन केसेस को लड़ते कैसे हैं। रियल लाइफ में 498A का क्रिमिनल केस शायद ही कभी अकेला लड़ा जाता है। इसे अक्सर सिविल केसेस के साथ बंडल कर दिया जाता है ताकि एक मजबूत लीगल दबाव बनाया जा सके। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी DV एक्ट, मेंटेनेंस का दावा और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स या चाइल्ड कस्टडी जैसे मामले शामिल होते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पक्का सबूत है ये नंबर 29281। डेटाबेस में इतने मामले ऐसे हैं जहां 498A के साथ साथ भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का क्लेम भी फाइल किया गया है। ये साफ दिखाता है कि पैरेलल लिटिगेशन का कैसे भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है।
स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हाई कोर्ट लेवल पर कन्विक्शन यानी सजा मिलना काफी रेयर है। इसीलिए इन विवादों को सुलझाने का सबसे इफेक्टिव तरीका फुल ट्रायल नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर्स बन गए हैं। एक मॉडर्न 498A केस का सफर अक्सर मीडिएशन, फिर एक कॉम्प्रोमाइज एफिडेविट और आखिर में केस के क्वैश होने पर ही खत्म होता है। सेक्शन 5 BNSS में ट्रांजिशन। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट की। 2024 में भारतीय आपराधिक कानूनों में कुछ मेजर बदलाव हुए हैं। जो लोग अभी इस व्यवस्था से गुजर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि पहले जिसे हम IPC की धारा 498A और CRPC की धारा 482 कहते थे, अब नए ढांचे में उनका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85 और नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 528 हो गया है। सेक्शंस बदल गए हैं, लेकिन जो सब्सटैंटिव लॉ है और जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल वैसी ही है। इस नई धारा 528 BNSS को समझना बहुत जरूरी है। जैसा हमने पहले देखा, 498A शुरुआत में एक नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। इसका मतलब है कि अगर पति पत्नी आपस में बैठकर मामला सुलझा भी लें तो भी कोई मैजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से केस बंद नहीं कर सकता। ऐसे में मामले से हमेशा के लिए एक क्लीन एग्जिट पाने के लिए हाईकोर्ट की इस इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कानूनी भाषा में क्वैशिंग कहते हैं। सेक्शन 6 द अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो फाइनली इस पूरी कानूनी भूल-भुलैया और पेंडेंसी से बाहर निकलने का सबसे प्रैक्टिकल डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट आखिर क्या है? इस टेबल को देखिए। डेटा साफ कह रहा है कि अगर कोर्ट रिकॉर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज वर्ड आता है तो केस के पूरी तरह डिस्पोज होने के चांसेस 94.6% होते हैं। ये साबित करता है कि सालों साल अदालतों के चक्कर काटने और ट्रायल लड़ने से कहीं बेहतर है कि आपसी सहमति और सेटलमेंट के जरिए मामले को खत्म किया जाए। और इस लीगल क्लोजर तक पहुंचने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपस में एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचे, चाहे वो एलिमनी यानी गुजारा भत्ता तय करना हो या स्त्रीधन वापस करना हो। स्टेप 2, एक फॉर्मल मीडिएशन प्रोसेस का हिस्सा बने। और स्टेप 3, जब सब तय हो जाए तो हाई कोर्ट में धारा 528 BNSS के तहत एक क्वैशिंग पिटिशन फाइल कर दें। ये वही तेज और शानदार रास्ता है जिसकी नींव सुप्रीम कोर्ट ने BS जोशी जैसे फैसलों में रखी थी। इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब 45% से भी ज्यादा मामले सिस्टम में बस एक फैसले के इंतजार में अटके हुए हैं, तो क्या हम वाकई निष्पक्ष तरीके से ये तय कर सकते हैं कि किसी कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है या फिर वो बहुत जरूरी है? ये आंकड़े हमें सिर्फ कानून के बारे में नहीं, बल्कि हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था की कैपेसिटी और उस पर पड़े भारी बोझ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।